नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देश का सेमीफाइनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। स्वदेश न्यूज पर सुबह से ही लगातार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कवरेज जारी है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। सभी 230 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव, क्योंकि लगातार सत्ता विरोधी लहर देखने को मिलती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत अपना जोर लगाती है और इस बार चुनाव फिर टक्कर का मुकाबला दोनों ही दलों के बीच देखने को मिल रहा है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये सीटें हो जाती हैं। और साथ ही आज है मतदान का दिन, 3 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे, यानी आज जो किस्मत होगी प्रत्याशियों की वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसके बाद 3 दिसंबर को इस किस्मत का कहीं की रिजल्ट आएगा। और साथ ही ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो दावे दोनों ही दल कर रहे हैं क्या कुछ यहां पर देखने को मिलता है। तो बता दें कि आगर मालवा में 1 बजे तक 69.96% मतदान हुआ है। अपडेट आपको दे रहे हैं। अनूपपुर में 62.47% मतदान 1 बजे तक हुआ है, ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अलीराजपुर में 50.66%, अशोकनगर में 61.49%, इंदौर में 1 बजे तक 54.89% मतदान हुए हैं। और इसके साथ ही उज्जैन में 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां लगातार जो मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है और शाम 6 बजे तक ये मतदान होने हैं। आप बता दें कि सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में अब तक देखने को मिला है और ऐसे में जो मतदान प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं, जहां 230 विधानसभा सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 60.52% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 70.27% वोटिंग शाजापुर जिले में डाले गए हैं और सबसे कम अगर वोटिंग की बात करें तो राजधानी भोपाल में सबसे कम वोटिंग दोपहर 3 बजे तक देखने को मिली है। यहां पर 45.34% वोट पड़े हैं। इसके अलावा इंदौर 4 विधानसभा सीट पर मारपीट की खबर सामने आई, लेकिन फिलहाल उन पर तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश भर में सुबह से लगातार मतदान जारी है और स्वदेश न्यूज पर आज के दिन की चुनावी महाकवरेज लगातार जारी है। और ऐसे में स्वदेश न्यूज भी सभी मतदाताओं से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, 60.52% वोटिंग प्रदेश की सभी 230 सीटों पर हुई है और लगातार जो मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है। जो भी पल पल की अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी मतदान प्रतिशत के आंकड़े हैं वो आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही अगर छुटपुट घटनाओं की बात करें तो इंदौर 4 विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। यहां पर वीडियो में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह भी मारपीट करते नजर आए हैं। साथ ही छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा की गाड़ी चला रहे पार्षद की कार से कुचलने से मौत हुई है। मुरैना जिले के दिमनी में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हो गई। ऐसे में तमाम प्रदेश के क्षेत्रों से, तमाम बूथों से, तमाम जगहों से ये खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो इंतजाम प्रशासन द्वारा की गए हैं, चुनाव आयोग द्वारा किए गए हैं, वे काफी हैं और साथ ही लोगों में काफी आश्वस्त लोग यहां पर नजर आए हैं और उत्साह के साथ वोटिंग करते नजर आए हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों की अगर घटनाओं का जिक्र करें तो उन क्षेत्रों में इन घटनाओं के बाद जरूर लोगों में दहशत का माहौल पैदा हुआ, लेकिन प्रशासन आगे आया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का हवाला दिया गया और लोग एक बार फिर मतदान करने बूथों पर निकल पड़े हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं, शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। 230 सीटें हैं और आज किस्मत कैद होगी ईवीएम में और 3 तारीख को यह पता लगेगा कौन मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होता है। आज सबसे पहले सीधे चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव आज, और जिस तरीके से आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, 3 दिसंबर को हम परिणाम देखेंगे। लेकिन जो आंकड़े में अभी पढ़ रहा था उसमें भोपाल में सबसे कम मतदान हुआ है, 45% से ज्यादा कुछ मतदान बताया जा रहा है, क्या इसकी वजह है? में जो जिस तरह मतदान की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी 230 सीटों पे मतदान की गति सुबह 10 बजे तक काफ़ी धीमी थी, लेकिन 10 बजे के बाद आज 4 बजे हैं, अभी 10 बजे के बाद 4 बजे तक मतदान में काफ़ी तेज़ी आई और आखिरी 2 घंटों में भारी वोटिंग होने की उम्मीद है मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर। जहाँ तक हम भोपाल की 7 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर नरेला और उत्तर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि वहाँ सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। और हिंसा की बात करें तो मध्य प्रदेश
के मुरैना के दिमनी में जहां से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वहां हिंसा की घटना हुई है। इंदौर में कुछ छुटपुट मारपीट की घटना हुई है। मुरैना में मारपीट की घटना हुई है। इसके अलावा राजगढ़ के कुछ इलाकों में मारपीट की छुटपुट घटनाएं हुई है। इसके अलावा कुल मिला के चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और अभी आखिरी 2 घंटे की वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण वोटिंग है। और जहां तक बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो 45% से ऊपर वोटिंग 4 बजे तक हो चुकी है और चुनाव आयोग अब इसके आंकड़े थोड़ी देर बाद जारी करेगा। लेकिन आने वाले समय में जो 2 घंटे में ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, चुनाव विश्लेषक भी मानते हैं कि वोटिंग में काफ़ी तेजी आएगी और ये वोटिंग परसेंटेज 60 से 80% के बीच जा सकता है जब तक कि 6 बजे तक मतदान का टाइम है। निश्चित तौर पर देखिए मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मैं आंकड़ों के जरिए आपसे ये भी समझना चाहूंगा जिस तरीके से मध्य भारत की जो तमाम सीटें हैं, तमाम क्षेत्र है, जिस तरीके से अगर तमाम रीजन में प्रदेश को बांटा जाए, विंध्य क्षेत्र है, महाकौशल है, मालवा निमाड़ है, या बात करें बघेलखंड बुंदेलखंड की, लेकिन अगर मध्य भारत की बात हम करें जिसमें भोपाल की तमाम सीटें हैं, उसके अलावा भी आसपास की तमाम जिलों की सीटें आती हैं, क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है? क्योंकि अगर इतिहास की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर, बीजेपी का गढ़ लगभग माना जाता रहा है, बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ यहाँ पर है, किस तरीके से स्थिति दिखाई देती है? देखिए, जहाँ तक हम मध्य की बात करें और भोपाल की बात करें या फिर भोपाल की सीटों की बात करें और इसके आसपास की सीटों की बात करें तो भोपाल में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार कुछ मजबूत लग रही है क्योंकि भोपाल उत्तर से आरिफ अकील जो चुनाव लड़ते थे वहाँ से वो तबीयत खराब होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसकी जगह उनके बेटे आतिफ अकील लड़ रहे हैं। इसके अलावा भोपाल की मध्य सीट से आरिफ मसूद का मुकाबला ध्रुव नारायण सिंह से है जो कि 10 साल बाद सक्रिय चुनावी राजनीति में वापसी कर रहे हैं, तो वे भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बुधनी से बात करें तो बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में है, उनके सामने विक्रम मस्ताल है जो कि एक टीवी आर्टिस्ट है, लेकिन उनका उतना जनाधार नहीं है जितना कि निश्चित तौर पर यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे समीकरण नतीजे के रूप में आते हैं। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं और सीधा हम चलेंगे डबरा, जहां हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, डबरा काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहां पर इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। बड़ा फेरबदल 2018 के विधानसभा चुनाव में हुआ, उसके बाद इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और फिलहाल जो क्या स्थिति वहां पर दिखाई देती है, और सबसे पहले मतदान प्रतिशत क्या कुछ है, क्या कुछ इंतजाम हैं इमरान? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के डबरा की अगर आप बात करूं, डबरा की सबसे चर्चित मध्य प्रदेश की सीट कही जाती है। यहाँ से पूर्व मंत्री इमरती देवी जो सिंधिया, कट्टर सिंधिया समर्थक कही जाती है, वहीं डबरा से विधायक सुरेश राजे कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार है। सबसे पहले मैं मतदान की बात करता हूँ। 60% अभी तक 4 बजे तक यहाँ पर मतदान हो चुका है और 60% मतदान होने के बाद 2 घंटे मैच बचे हुए हैं और डबरा शहर का मतदाता अब कहीं ना कहीं शाम को 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण समय होता है मतदान के लिए अगर कहा जाए, क्योंकि शहर का जो मतदाता होता है, दुकानदार वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग जो होता है, वो कहीं ना कहीं 2 घंटे में मतदान करने के लिए निकलता है। तो 60% काफी अच्छा मतदान यहाँ पर हो गया और काफी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। भाई अगर बात करूं राजनीतिक समीकरण की, तो राजनीतिक समीकरण में कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री इमरती देवी कट्टर सिंधिया समर्थक और लगातार चर्चाओं में रहती है अपने बयानों को लेकर। भाई इस बार इमरती देवी का जो मुद्दा है डबरा को जिला बनाने का, आज अगर चुनाव प्रचार सामने से 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं वहां पर घोषणा कर चुके हैं कि डबरा को जिला बना दिया जाएगा अगर इमरती देवी। ठीक है इमरान, मैं आप पे आगे वापस लौटूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या स्थिति दिखाई देती है, सिंधिया का मैजिक इस बार यहाँ चलेगा? सब देखिए, अभी तक जो मतदाताओं से रुझान सामने निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं इस बार सिंधिया का जो मैजिक चलता था वो मैजिक कहीं इस बार देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2020 के उपचुनाव में भी सिंधिया का मैजिक यहाँ पर नहीं देखा गया था और सुरेश राजे को आगे मतदाताओं ने चुनकर भेजा था। वही ठीक है, भी कहीं ना कहीं सिंधिया। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आप पर वापस लौटूंगा, लेकिन सीधा चलेंगे विदिशा, जहां हमारे सहयोगी पुष्पराज प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पराज, विदिशा की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, क्या कुछ समीकरण यहाँ बनते हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि महिलाएं, बुजुर्ग और तमाम संख्या में युवा भी वोट करने जा रहे हैं। फिलहाल मतदान प्रतिशत क्या कुछ कह रहा है पुष्पराज? जी ऋषभ जी, इस वक्त सवेरे के टाइम 10-11 बजे तक ये मतदान प्रतिशत कम था, मगर धीरे धीरे जैसे 12 बजते गए, 1 बजता गया, 2 बजते गए, तो मतदान प्रतिशत बढ़ता गया। इस वक्त 60% मतदान हो चुका है विदिशा में और लगभग महिलाएं बराबरी से दे रही है वोट और पुरुष भी बराबरी से वोट दे रहे हैं अपना। जी ऋषभ जी। हाँ बिल्कुल, विदिशा की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है, तमाम मुद्दे ऐसे रहे जहाँ
कांग्रेस ने भी कई मुद्दों को उठाया, बीजेपी तो लगभग खुलकर यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि विदिशा से सीएम शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा क्षेत्र भी रह चुका है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है? चुनाव के बाद क्या कुछ जो परिणाम हो सकते हैं? जी ऋषभ जी, इस वक्त चुनाव के बाद परिणाम ये हो सकते हैं, यहाँ से आज से 2 दिन पहले सीएम शिवराज जी आए थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, मगर यहाँ पर जो युवा है वो रोजगार को लेकर बात कर रहा है, विकास को लेकर बात कर रहा है, और मगर युवा जो है वोट डाल रहा है, अपना खुल के वोट डाल रहा है। इस वक्त स्थिति बहुत दयनीय चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। सीधी सी बात बता दूं ऋषभ जी आपको मैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा भोपाल चलेंगे, जहां न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं, पूरी 230 सीटें ये हैं, जिस तरीके से 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन दोबारा हुआ, जब सिंधिया समर्थक तमाम जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल अगर सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं वो चुनाव मैदान में हैं, क्या कुछ स्थिति आपको नजर आती है? क्या ग्वालियर चंबल का वो क्षेत्र इस बार फिर से सत्ता परिवर्तन का केंद्र बनेगा? जी बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ी। और जहाँ तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो वहाँ लगभग 34 सीटें आती हैं, और ये संभाग अत्यंत महत्वपूर्ण संभाग है, और यहाँ पे शुरू से ही जातिवादी राजनीति का भी बोलबाला रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। इसके अलावा मालवा में देखा जाए तो उनके समर्थक मौजूद है। इसके अलावा महाकौशल विंध्य में उनके समर्थक मौजूद हैं, बिंदोलखंड में उनके मौजूद हैं समर्थक। तो कुल मिला के देखा जाए तो उनकी वजह से न केवल ग्वालियर चंबल संभाग में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। हमारे सहयोगी से हम आपको बात कराते हैं। राखी, ये बताइए कि 7 बजे से वोटिंग चालू हो गया है और अभी लगभग 4 बजे का समय है, 9 घंटे हो गए। ओवरऑल सुबह से अभी तक क्या आपने देखा? बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों में जितना उत्साह दिखा है उतनी ही कुछ ऐसी पत्थरबाजी तलवारबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं। थोड़ा सा मुझे ये आकलन अभी तक देखने में लगा है कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक का जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, भोपाल में जहां हम इस वक्त हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज 45% के करीब गया है, जो सबसे कम है। शाहजहांपुर में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई है, 70+ ऊपर गया है। तो मुझे लगता है ये जो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन भोपाल की दृष्टि से मुझे कम लगा। उम्मीद है 2 घंटे का वक्त और है अभी, तो लोगों का उत्साह धीरे धीरे और बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि अगले 2 घंटे में न केवल भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग होगी? आखिरी समय है चुनाव का। बिल्कुल, क्योंकि सुबह से जो लोगों में उत्साह दिखा था वो निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि बेहद उत्साह के साथ लोगों ने वोट डाले हैं। और इस बार अनिरुद्ध देखा हमने, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे भी हम लोगों से बातचीत करके आए हैं, उनका ये कहना है, उनको ये लगा कि इस बार का जो मतदान है वो बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए बल्कि आम जनता के लिए। आज महिलाओं ने और लड़कियों ने, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उन्होंने बड़ी तादाद में वोटिंग किया, ऐसी खबरें। हाँ बिल्कुल ये है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा, उनसे बातचीत की थी, और मैं भी सुबह अपना वोट डाल के आई हूँ। तो निश्चित तौर पर ये उत्साह था। सबसे पहले वोट डालना था, उसके बाद काम की शुरुआत होनी थी। हम मीडिया पर्सन्स हैं, तो महिलाओं ने भी जो अपनी भागीदारी दिखाई है, तो ये एक दिखाने की कोशिश की है कि बिल्कुल ये ताकत है, ये बड़ा हथियार है हमारा मतदान। एक दिन मिलता है, ज़रूर इसका उपयोग करें। तो आपने देखा कि इनका साफ कहना था कि इस बार मध्य प्रदेश की न केवल भोपाल की विधानसभा सीटों पर, बाकी पूरे मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट किया है, और ये खुद भी सुबह मतदान करने के बाद ही अपनी न्यूज़ चैनल की ड्यूटी पे आई हैं। अब हम बात करते हैं हमारी सहयोगी से। आप ये बताइए कि सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और अभी लगभग 9 घंटे हो चुके हैं। दिन भर में ओवरऑल क्या एनालिसिस रहा भोपाल की सीटों का, 7 सीटों का, और ओवरऑल 230 विधानसभा सीटें जो मध्य प्रदेश की, उन पे भी वोटिंग चल रही है? देखिए, मैं ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करूंगी इस बार। ये तो सभी जानते हैं कि इस बार का चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में क्या हुआ ये सभी जानते हैं। 2020 में सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर बीजेपी ने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सत्ता में वापसी की। लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी मेहनत कर रही है, बीजेपी भी पूरी मेहनत कर रही है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों से जो है इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं बीजेपी कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं, तलवारें चला दी हैं, गोली मारकर हत्या कर दी है, गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी है। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। और भिंड मुरैना की अगर हम बात कर रहे हैं, ये घटनाएं ज्यादातर वहां से सामने आई हैं, और प्रत्याशियों ने को भी वहां पर नजरबंद किया हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि कितना इंपॉर्टेंट है लोगों को चुनाव जीतना, जिसमें जान माल की भी यहाँ पर देखा जाए कोई कीमत नहीं लगाई जा रही। मध्य प्रदेश में कुल 64,000 से ज़्यादा बूथ हैं, भोपाल में 2,000 से ज़्यादा बूथ हैं, और 110 बूथों की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। तो क्या मैसेज जाएगा इस चीज़ से?
यही कि आधी आबादी मध्य प्रदेश के लिए बहुत मायने रखती है। और आप देखेंगे बीजेपी की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, सभी ने महिलाओं को रिझाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए निकालें, कुछ ना कुछ दे के रखा है अपने घोषणा पत्रों में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं कितना मायने रखती हैं। अगले 2 घंटे में दोपहर वोटिंग होने की उम्मीद है। बिल्कुल मुझे लग रहा है जिस तरीके से वोटिंग परसेंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और बहुत अच्छा वोटिंग परसेंट अब तक तो सामने निकल कर आया है। 6 बजे तक मतदान होना है, वोटिंग परसेंट और बेहतर होगा। तो आपने देखा इनका यही कहना था कि अगले 2 घंटों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बड़ी उम्मीद है। और मध्य प्रदेश की 3 ऐसी विधानसभा सीटें, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, जिनके कई बूथों पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग का समय था और 3 बजे वहाँ वोटिंग खत्म हो गई है। और जहाँ तक हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में बम्पर वोटिंग हुई है और दोपहर 1 बजे तक उसका आंकड़ा लगभग 70% के ऊपर था। निश्चित तौर पर जो आगामी 2 घंटे हैं उसमें निश्चित तौर पर जो मतदान प्रतिशत है वो आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे तो जो भी उनका कहना है कि आधी आबादी को लेकर लगातार कई बूथों पर उनको तैनात किया गया है और साथ ही लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना का काफी जिक्र इस चुनाव में हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की है। महिलाओं पर दोनों ही दल, सभी दलों का पूरा फोकस रहा है। मैं जानना चाहूंगा अगर और बातचीत आप कर सकें कि महिलाओं को जो लेकर योजनाएं जो शुरू हुई हैं, क्या कुछ उनका एनालिसिस कहता है या आपका एनालिसिस कहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18-19 साल के कार्यकाल में महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना से लेके लाडली बहना योजना तक कई योजनाएं चालू की। और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो थिंक टैंक है आरएसएस को भी लगता है कि जो महिलाओं के लिए योजना पार्टी ने चालू की थी वो सुपरहिट रही है और उनसे पार्टी को न केवल चुनावी फायदा हुआ बल्कि इससे महिलाओं को भी फायदा हुआ है, परिवारों को फायदा हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है। हम इनसे ही पूछते हैं, आप ये बताइए कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई थी महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके, उनसे केवल चुनावी फायदा हुआ है या इससे समाज को भी फायदा मिला है? देखिए, हम सबसे पहले तो चुनावी फायदा की ही बात करेंगे। जैसे मुफ्त की रेवड़ियां भी कहा जा रहा है, किसानों के लिए यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं, युवाओं के लिए घोषणा की गई है, महिलाओं के लिए घोषणा की गई है, क्योंकि ये तीनों एक ऐसे स्तंभ हैं हमारे मध्य प्रदेश में राजनीति के लिए जो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हमेशा विरोध भी इनकी ओर से ही देखने को मिलता है। आप अगर समर्थन मूल्य उचित तरीके से नहीं देंगे तो वहाँ विरोध देखने को मिलेगा। महिलाओं को आप सस्ता सामान उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके किचन में असर पड़ेगा, वहाँ विरोध देखने को मिलेगा। युवाओं को आप अच्छी शिक्षा या फिर अच्छा रोजगार नहीं उपलब्ध कराएंगे तो वहाँ पर भी आपको विरोध देखने को मिलेगा। इसकी वजह से अगर हम तमाम पार्टियों की बात कर रहे हैं तो इसलिए तमाम पार्टियों ने इन तीनों पर ही इस बार जो है ज्यादा फोकस किया है। हालांकि अब देखेंगे कि इनका वोटिंग परसेंट किस तरीके से निकल कर आता है। हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं कितना मतदान के लिए बाहर निकले हैं, महिलाओं ने कितना मतदान किया है, किसानों ने कितना मतदान किया है, इसके लिए थोड़ा सा 3 दिसंबर तक के लिए इंतजार। मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों ने ही घोषणा की है। एक पार्टी ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए घोषणा की और एक पार्टी ने सत्ता आने का वादा करके, वचन दे के घोषणा की है। तो क्या फर्क लगता है इन दोनों चीजों में? आप देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बाजी मारी है। रीजन क्योंकि पहले इन्होंने घोषणा की कि 1000 रुपए देंगे, 1000 से ये 1200 रुपए पर आए, 1200 पे अब ये 3000 की बात कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ 1500 पर रहकर सिमट गई है। अभी बढ़ाने की या कुछ ऐसे तो करने की कोशिश उन्होंने कवायद नहीं की है कि हम बढ़ाएंगे। अब सीधे 3000। अब जनता 1500 की जगह मुझे लगता है 3000 रुपए ज्यादा देखेगी। मतलब जनता के लालच के साथ या फायदे के साथ समाज का भी फायदा हो रहा है। लालच से इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप महंगाई देखिए प्रदेश में पहले किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, इन पर सबसे ज़्यादा असर होता है। और मैं सबसे ज़्यादा बात करूंगी यहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार की, क्योंकि वो भी 2 कैटेगरी में हमारे प्रदेश में बांटे गए हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास को चाहे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि सरकारें कुछ ना कुछ उनके लिए स्कीम जो निकाल रही हैं उससे वो कुछ फायदा, कुछ राहत निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी योजनाएं हैं महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है, सीधा फायदा उनका पार्टी को उनको मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अगर मालवा में 3 बजे तक 69.69% मतदान हुआ है। लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आपको यह अपडेट दे रहे हैं, जहां 230 विधानसभा सीटों का ये मतदान प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक 60.52% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 70.27% मतदान शाहजहांपुर जिले में हुआ है। इसके अलावा सबसे कम भोपाल जिले में 45.34% वोटिंग हुई है। उमरिया में 64.99%, कटनी में 57.57% मतदान हुआ है। खरगोन में 63.18% मतदान हुआ है
और साथ ही छतरपुर में 57.63, छिंदवाड़ा में 67.09, झाबुआ में 62.95 मतदान 3 बजे तक हुआ है। लगातार जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है और आखिरी जो 2 घंटे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में जमकर मतदान देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो शाजापुर जिले में हुआ है, जहां 70.27% का आंकड़ा सामने आया है। बता दें कि सबसे कम मतदान की बात करें तो भोपाल जिले में देखने को मिला है, जहां मात्र 45% मतदान दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 300 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। उसी पर आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, 60% से ज्यादा मतदान प्रदेश भर में हो चुका है। और सीधा चलेंगे मंदसौर, जहां हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से मंदसौर की बात करें तो बीजेपी से वर्तमान के विधायक यहां पर हैं यशपाल सिंह सिसोदिया, और लगातार 3 बार से विधायक हैं। फिलहाल क्या स्थिति दिखाई देती है और साथ ही जो मतदान प्रतिशत है वो अभी तक क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल ऋषभ साहब जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंदसौर के ये यहाँ बालागंज में है और यहाँ पे मंदसौर की अगर बात करें तो अभी तक मतदान यहाँ पे 61% और मल्हारगढ़ विधानसभा की बात करें तो 65.05% और सुवासरा से 64.43% है और 65 यानी 8%। ठीक है शुभम, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं तस्वीर देख पा रहा हूं आपके पीछे माहौल ठंडा नजर आ रहा है। क्या जो मतदाता हैं उत्साह की कमी है या फिर किसी तरह से मतदान कर चुके हैं और अब फिलहाल कम मतदाता यहां पर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से ही मतदाता यहाँ पे आ रहे थे। अब शाम होगा तो लगभग यहाँ पे पूरा होना भी है। ठीक है शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। सीधा हम चलेंगे मुरैना, जहां हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गिरिराज, मुरैना काफी हॉट सीट पूरे प्रदेश की है। नरेंद्र सिंह तोमर दिवनी से यहां से प्रत्याशी हैं और सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं यहाँ पर माहौल खराब भी हुआ, हंगामे की खबर सामने आई। फिलहाल मतदान प्रतिशत यहाँ पर कहां तक पहुंच गया है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं और क्या कुछ यहाँ के समीकरण कह रहे हैं? गिरिराज, हम जा रहे हैं सुबह 7 बजे उसको लेकर दिल्ली विधानसभा जो हॉट सीट और वीआईपी सीट मानी जाती है, जहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर आज सुबह ही मतदान शुरू होने के बाद 8 बजे से 8:30 बजे के करीब वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। दो गुटों में पथराव हुआ तो उसमें एक समर्थक भाजपा प्रत्याशी के समर्थक बताया जाते और दूसरे जो समर्थक थे जिनसे विवाद हुआ था वो बसपा के समर्थक बताए जाते थे। दोनों गुटों में 4 व्यक्ति घायल हुए थे, उनको घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं करीब 1 घंटे बाद फिर से दिल्ली में दोबारा से गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में गोली लगी। निश्चित तौर पर जी देखा जाए तो हिंसाओं की घटनाओं के साथ मतदान जारी है। जी बिल्कुल, ये घटनाएं हमने देखी है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी है और लगातार इंतजाम और भी पुख्ता किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दिमनी की बात करें तो यहाँ पर 20 साल बाद विधानसभा चुनाव में है नरेंद्र सिंह तोमर। इससे पहले लगातार वो केंद्र में रहे और लगातार उनका एक दबदबा इस क्षेत्र में रहा है। इस बार क्या कुछ जो समीकरण है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर बड़ा नाम है, उनके सामने कौन प्रत्याशी है और इसके अलावा जो स्थिति फिलहाल बन रही है किसकी और हवा चलती हुई दिखाई दे रही है? गिरिराज, दिल्ली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं, वो एक कद्दावर नेता है और केंद्र में मंत्री कृषि मंत्री भी है। उसके साथ ही बसपा से जो बलवीर सिंह गंडोतिया है, बसपा के जो प्रत्याशी बलवीर सिंह गंडोतिया, उनका मुकाबला सीधा नरेंद्र सिंह तोमर से देखा जा रहा है वहाँ पर। और यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीधे दिल्ली से यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा, जिसका क्षेत्र में शुरुआत में जो विरोध हुआ था उस विरोध का कुछ यहाँ पे उनको नुकसान भी देखने को मतदान में देखने को मिल रहा है। कई गांव वहीं करीब 15 दिन पूरे एक जाति विशेष के एक व्यक्ति का हत्या हुई थी, उसमें भी लेकर केंद्रीय मंत्री का काफी विरोध यहाँ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उनके बेटे का पैसों का लेन देन का एक वीडियो वायरल होता है जो काफी चर्चा का विषय न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में बना है। ये सब तमाम मुद्दे क्या जनता के ध्यान में है वोटिंग करते समय? इसके तरफ जनता पहले ही मूड बना चुकी है? गिरिराज, वो
जनता ये चाहती है कि हाँ जो लोकल में जो विधायक हो वो विकास कराए, जनता को जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करे, जो नजदीक का यहाँ का विधायक होगा वो दूर करेगा। उनका मानना यह है कि ये केंद्रीय मंत्री है, दिल्ली या भोपाल में इनका रहना है, इनके 10,000 करोड़ों रुपए के लेन देन के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ये क्या जनता का विकास कराएंगे। वही जनता का जो मूड, जनता ये देखने को जा रही है कि यहाँ पर लोकल विधायक बने, वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी ठीक है गिरिराज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे और सीधा देवास चलेंगे जहां हमारे सहयोगी शाहिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, देवास में मतदान प्रतिशत कहां तक पहुंचा है और जिस तरीके से जो समीकरण इससे पहले बने, क्या कुछ समीकरण कहते हैं किस ओर हवा चलती दिखाई दे रही है? पहले अपडेट दें, क्या कुछ मतदान प्रतिशत अभी तक देखने को मिला है? जी बिल्कुल ऋषभ, चुनाव वाकई में देखने लायक है और मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 60% से ऊपर अभी तक के मतदान हो गया। फिलहाल अभी जो मेरी मौजूदगी है वो देवास के 3 नंबर स्कूल में है और 252 नंबर का पोलिंग बूथ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। 4:30 बज रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि यहाँ पर इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सुबह हम जब यहाँ पहुंचे थे तो भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे, उत्साह देखने को मिल रहा था यहाँ पे मतदाता करने वालों को, और काफी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं वगैरह सभी वोट यहाँ पे डाल रही थी। बात की जाए यहाँ के समीकरण की तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ऋषभ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लंबे समय से यहाँ पे बीजेपी काबिज थी देवास के अंदर, करीब 20 साल से यहाँ पे बीजेपी काबिज, अब जो जाके कांग्रेस ने अब जो कैंडिडेट दिया है वो कहीं न कहीं जो है कि पहले, और अगर इसकी बात की जाए कांग्रेस की तो हालांकि यहाँ पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है ऋषभ, और देखने में आया है कि सुबह से लेकर अब तक कई जगह से बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प देखने को मिली है। और अभी 1 घंटे पहले यह भी हुआ है कि प्रदीप चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी वो खुद थाने पहुंच गए थे कि उनके कार्यकर्ता के साथ कहीं ना कहीं मारपीट हुई थी। तो प्रदीप चौधरी ने भी कुछ देर पहले आरोप लगाया कि बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है कि डरा रहे, धमका रहे हैं, इसी को कई आरोप लगाते हुए थाने पहुंचे थे और जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की थी। उन्होंने एक बात और भी कही थी ऋषभ के जो कोतवाली थाना पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव कर रही है और उनके खिलाफ जो है कि FIR दर्ज नहीं की जा रही है। तो उन्होंने पुलिस को भी जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रदीप चौधरी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती गुंडे लोगों की, निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने का पूरा घेराव करके थाने के सामने ही धरना दे देंगे। ऋषभ ठीक है, शायद आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे और इसी बीच सीधा चलेंगे उज्जैन जहां हमारे सहयोगी रेखा गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रेखा, फिलहाल उज्जैन में मतदान प्रतिशत कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ यहाँ के सियासी समीकरण हैं जो बदलते अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनको लेकर क्या अपडेट है, लेकिन पहले ये बताएं क्या कुछ मतदान प्रतिशत अभी कह रहा है? यहाँ उज्जैन जिले की बात करूँ तो उज्जैन में लगभग अभी जो टाइम हो गया है इस समय तो जी तकनीकी संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। रेखा, मैं आपके पास लौटूंगा। रेखा, आवाज सुन पा रही है? हाँ मैं सुन पा रही हूँ जी, क्या कुछ मतदान प्रतिशत है, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? देखिए उज्जैन की बात करें तो उज्जैन की जो अभी का टाइम है उस समय तक लगभग 70% जो है वोटिंग हो चुकी है और सुरक्षा को लेकर पुलिस के चप्पे पर तैनात है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग पुलिस मौजूद है। इसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं है, लेकिन उज्जैन की जो उत्तर विधानसभा है जहाँ पर जो प्रत्याशी जो है उनकी पति का सलाह के सामने एक मामला सामने आया है। इसके साथ ही एक मामला और है उत्तर विधानसभा में। वहां पर जो वहां के एक मतदाता है वो वोट डालने गए थे, तो वोट डालने के दौरान उनको अचानक से घबराहट हुई। वोट डालने के बाद जब घबराहट डॉक्टरों ने उनको चेक किया तो कुछ समय बाद उनको माइनर हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। निश्चित तौर पर ये घटना देखने को मिली है। सुरक्षा को लेकर फिलहाल क्या इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमने तस्वीरें देखी हैं जहां पर हंगामा हुआ। फिलहाल उज्जैन में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है और सुरक्षा की व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं? उज्जैन में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह व्यवस्था ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर उज्जैन SP जो है सत्येंद्र शर्मा जी है, उन्होंने एक दिन पहले ही व्यवस्था चाक चौबंद कर दी और सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। हाँ ठीक है रेखा, लेकिन जिस तरीके से आज अग्नि परीक्षा का दिन है, मतदान आज हो रहे हैं, 3 तारीख को रिजल्ट सबके सामने होगा और देखा जाएगा कि किसकी किस्मत फिलहाल आज क्या कैद होती है और क्या कुछ रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर यहाँ के मुद्दों की बात करें तो जनता अगर वोट कर रही है तो क्या कुछ कहीं ना कहीं दिमाग में ध्यान में रखकर ये वोट की जा रही है? क्या मुद्दे यहाँ पर प्रभावी रहे हैं? क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं जो आगे मतदान रिजल्ट में परिवर्तित होंगे? देखिए, मैं उज्जैन की बात करूं तो उज्जैन में मेन मुद्दे जो है महाकालेश्वर, जो महाकाल लोक बना है
उसमें भ्रष्टाचार को लेकर ये मेन मुद्दा रहा है, दूसरा शिप्रा शुद्धिकरण, और तीसरा जो सिंहस्थ की जमीन है उसको लेकर भी यहाँ मुख्य मुद्दा रहा है, क्योंकि सिंहस्थ की जो जमीन है उसको आवासीय करवा लिया गया है, तो वो मेन मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कॉलोनियां, जो अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, वो भी मुख्य मुद्दे हैं। बिजली की परेशानियां भी लोगों को है, तो उन्होंने इसको मुख्य मुद्दा बनाते हुए इस बार जो है लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जब जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है, उनका ऐसा कहना है। बोले मैडम 5 साल हो गए हैं, मतलब 10 साल हो गए हैं, लेकिन कोई हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, तो उस काम को लेकर लोग नाराज है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी लहर भी इसका एक कारण हो सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी, लेकिन सीधा चलेंगे देवास, जहां शायद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शायद आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर करीबी मुकाबला देखने को मिलेगा, टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। बीजेपी के विधायक लगातार यहाँ से हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो मुकाबला है वो एक तरफा ना होने की बजाय टक्कर का है? क्या मुद्दे प्रभावी रहे हैं? क्योंकि तमाम योजनाओं का एक हमने देखा कि बड़ी फेहरिस्त सामने आई और महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई, तमाम युवा वर्गों को साधने की कोशिश की गई। फिलहाल अगर हम बात करें देवास की, तो क्या मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले हैं जो कहीं ना कहीं रिजल्ट में परिवर्तित होंगे? बड़ा ही रोचक मुकाबला इस वक्त देवास में देखने को मिल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मुद्दे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अहम मुद्दे जो हैं कि कांग्रेस अभी जो फिलहाल लेके चल रही है वो लेके चल रही है यहाँ पे अवैध कामों को, जुआ सट्टा शराब को। यहाँ पे प्रदीप चौधरी कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उन्होंने इसको मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। अगर बात की जाए यहाँ पे बीजेपी की, तो देवास से गायत्री राजे पवार जो भाजपा के प्रत्याशी, वो शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी बहना योजना और यहाँ पे जो विकास कार्य हुए हैं, जैसे कि ब्रिज हुआ या फिर जगह जगह नल पहुंच रहे हैं, उनके विकास के कामों को जगह जगह गिनवा रही हैं। और प्रदीप चौधरी लगातार उनके ऊपर हमलावर हैं, लगातार वो जगह जगह बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार इसी मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं कि देवास शहर के अंदर जुआ सट्टा शराब जो इतना खुलेआम चला है, और अगर जीतती है तो फिर वापस से इस तरह का वापस चलेगा। इस तरह का वातावरण पूरे चुनाव में देखने मिल रहा है और बहुत ही रोचक मुकाबला देखने मिला। तो जनता के बीच में जो भी ये चीजें पहुंची हैं, तो जनता के बीच में उत्साह दोनों तरफ देखने को मिला। कहीं कांग्रेस पक्ष के जो लोग हैं वो उनकी तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से जो लोग हैं उनके पक्ष से भी दोनों चीज देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है, ऋषभ का अभी ताजा अपडेट जो है, इस वक्त जो आप उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वदेश न्यूज के, उनके दर्शकों को सबसे पहली अपडेट यहाँ पे दे दूं। देवास के अंदर अभी थोड़ी देर पहले पति और पत्नी के बीच में विवाद हो गया वोट डालने को लेकर, और वोट डालने के बाद में पति पत्नी के विवाद के बाद में जो है पति ने पति को कुछ कहा था किसी पार्टी में वोट डालने के लिए, उन्होंने नहीं डाला और पति ने सुसाइड यहाँ पे कर लिया है फांसी के फंदे पर चढ़कर, जिसको पीएम के लिए खैर पुलिस लेके गई है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना का है। जी ऋषभ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे मैं और भी जानकारी लूंगा। और सीधा हम चलेंगे रतलाम, जहां हमारे सहयोगी शैलेंद्र पारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रतलाम में फिलहाल मतदान प्रतिशत कहां पहुंचा है? क्या कुछ यहाँ पर जो मतदाता है उत्साह दिखाई दे रहा है? क्या कुछ अपडेट अभी तक? सुबह से ऋषभ जी मैं बता देता हूँ आपको, जो जितना भी यहाँ पे मतदान हुआ है यहाँ पे अभी तक तो 68% 66 हो चुका है 3 बजे तक का। 5 बजे बाद जो नया एक और आने वाला है अपडेट, अभी जो आया नहीं है, अभी आने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मुद्दों की हम बात करें तो जो जनता वोटिंग कर रही है, जो युवा वर्ग है, जो बुजुर्ग वोटिंग कर रहे हैं, या जो महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं पर फोकस सभी दलों का रहा है। तो रतलाम की अगर हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ मुद्दे रहे हैं? कितना योजनाओं का लाभ यहाँ पर, क्योंकि पीएम मोदी का दौरा यहाँ पर हुआ, फिलहाल किस तरीके से यहाँ की स्थिति दिखाई दे रही है? यहाँ पे स्थिति अभी यही दिखाई दे रही है कि महिलाओं ने जो मतदान किया है यहाँ पे, हो सकता है शिवराज मामा के उसमें ही मतदान किया है, क्योंकि यहाँ पे काफी काम हुआ है बीजेपी सरकार में और महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है यहाँ पे रतलाम में। बिल्कुल, देखिए बीजेपी से यहाँ पर विधायक भी हैं, तो जिस तरीके से सत्ता विरोधी लहर प्रदेश भर में देखी गई, बीजेपी ने तमाम प्रयास किए, पूरी ताकत झोंक दी, कुछ असर यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का दिखाई दिया या फिर अभी भी बीजेपी मजबूत स्थिति में है? यहाँ पे रतलाम शहर के अंदर जो हो सकता है बीजेपी अभी भी मजबूत है अपनी, कुछ उन्होंने सही विकास कार्य रतलाम में किए हैं। ठीक है, मैं शैलेंद्र आपके पास लौटूंगा और सीधा मैं शाहिद के पास और रुक करूंगा। शाहिद, आपसे जानना चाह रहा था, आप लगातार देवास में कवरेज करते रहे हैं और मालवा निमाड़ की सियासत को भली भांति आप जानते हैं। 66 सीटें यहाँ पर मालवा निमाड़ की हैं और जिसमें से पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस को जबरदस्त फायदा यहाँ से मिला था। फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं मालवा निमाड़ में? क्या कुछ यहाँ के सियासी समीकरण कह रहे हैं और आज जो मतदान का दिन है, जनता के दिमाग में क्या कुछ स्थिति रहेगी और जो रिजल्ट निकल कर आएंगे यहाँ से मुद्दे ही क्योंकि ये तय करेंगे? शायद आपको बताना चाहूंगा कि मालवा निमाड़ की बात करने से पहले बात कर लेते हैं पूरे देवास जिले की। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 पर भाजपा काबिज है और 1 पे से सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस से
विधायक है वो काबिज है। अगर बात की जाए यहाँ के समीकरण की तो ऋषभ मैं बताना चाहूंगा आपको, देवास के अंदर अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो यहाँ पे कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आने वाले कल में जब वो रिजल्ट आएंगे तो चौंकाने वाले परिणाम बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। अब सीधे चलते हैं पर सोनकच की अगर बात की जाए तो सोनकच में सज्जन सिंह वर्मा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी राजेश सोनकर जो के इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बीजेपी के रहे, उन्होंने बीजेपी ने सोनकच विधानसभा से सज्जन सिंह वर्मा के सामने उतारा। तो वहां से भी जो हमको जो इनपुट मिल रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बागली की अगर बात कर ली जाए तो बागली में अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे, जिस तरह का हमको इनपुट मिल रहा है, बागली क्षेत्र में वहां पे मुरली भौरा जो है कि भाजपा से प्रत्याशी हैं, वो गोपाल भोसले कांग्रेस के प्रत्याशी है। तो गोपाल भोसले की स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी बता रहे हैं वहां के लोग। अब देखने वाला समय बताएगा कि आखिर कौन जीतता है कौन हारता है। रही बात एक और सीट की बात कर लेते हैं दीपक जोशी की। कन्नौज खातेगा विधानसभा से सीट आती है। दीपक जोशी जो है कि पहले भाजपा खेमे में थे, भाजपा का साथ छोड़ के उन्होंने जो है हाथ का दामन थामा है और पंजे ने ही उनको जो है वहां से टिकट देकर आशीष शर्मा जो है कि भाजपा के प्रत्याशी वर्तमान विधायक भी है, उनके सामने वहां पे उतारा है। तो वहां पर भी जो है कि अच्छी खासी उसकी स्थिति जो है दीपक जोशी की देखने को वहां पे मिल रही है। और इस सबके पीछे एक रीजन सामने जो निकल के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है सत्ता के खिलाफ जो लोग जो खुलकर के मुखर के जो बोल रहे हैं। अगर जब बात की जाए कन्नौज खातेगा विधानसभा क्षेत्र की, तो कन्नौज खातेगा विधानसभा क्षेत्र में जो है कि लंबे समय से अधिकांश जितने भी वहाँ पे जो कांड हुए हैं, चाहे वो आदिवासी कांड ले लो या कोई जो है कि वहाँ पे अवैध रेत ले लो, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं जो है कि सत्ता के लोगों को वहाँ पे नाम आता रहा। तो कहीं ना कहीं जो अगर बीजेपी को अगर वहाँ से नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर इस चीज का जरूर वहाँ पे नुकसान होगा। जी बिल्कुल, सिलसिलेवार तरीके से काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रेखा, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए और सभी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार मतदान हो रहे हैं, आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं और सीधा आपको सुनाते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन से जुड़ी जानकारी साझा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है प्रेस वार्ता के जरिए, आइए आपको सुनाते हैं। इसके पहले जो 1 बजे तक था वो 45.40 था, जो आपको बताया था। 11 बजे तक 28.25 था और शुरू में 7 बजे से 9 बजे के बीच में 11.83 था। तो अभी 60% का मतदान लगभग हो गया, 60 से ज्यादा है, 60 से 61 के बीच में मतदान हुआ है। यदि हम विधानसभा वार देखते हैं, इसको पहले जिलेवार देख लेते हैं, तो जिले में जो सबसे ज्यादा मतदान का फिगर अपने पास अभी है 3 बजे तक में, वो आगर मालवा में है। वो 69.96 है, 70% कह सकते हैं। अलीराजपुर में ये सॉरी नहीं, अच्छा सॉरी नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। वो अल्फाबेटिकल सीट थी। सबसे ज्यादा जो वोटिंग का परसेंटेज है वो शाजापुर में है 70.27, उसके बाद आगर मालवा 69.96, देन नीमच 69.69 और इस तरह से करके। और अगर नीचे साइड से देखते हैं, जहां अभी तक जिन जिलों में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत है, जहां सबसे कम मतदान हुआ है, भोपाल सबसे नीचे है 45.34, 45.34, अलीराजपुर 50.66 और ग्वालियर 51%। नीचे से अगर हम देखते हैं, अलीराजपुर 50.66, इंदौर भी कोई बहुत आगे नहीं है 54.89, ग्वालियर ग्वालियर 51 बताएं। तो जो टॉप 3 हैं वो शाजापुर, आगर मालवा, नीमच हैं। नीमच का 69.69 और जो बॉटम 3 हैं वो भोपाल, अलीराजपुर और ग्वालियर। तो ये 3 बजे तक की स्थिति है। यदि हम इसको विधानसभा वार अगर देखते हैं, तो विधानसभा में सबसे अच्छा जो प्रतिशत है वो लांजी में है 74.4, बालाघाट में लांजी में 74.4, सैलाना में 73.58 और रतलाम ग्रामीण में 73.13।
ये अगर विधानसभा का हम देख रहे हैं 230 विधानसभाओं में, तो टॉप 3 ये है, बालाघाट में लांजी, रतलाम में सैलाना और रतलाम में ही रतलाम ग्रामीण। और अगर इसमें भी हम सैलाना 73.58 जी, रतलाम ग्रामीण 73.13, और इसमें भी हम आखिरी 3 अगर देखते हैं नीचे की तरफ से, तो सबसे नीचे है भोपाल मध्य 37.4, उसके बाद है मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, ठीक है, मैं तो संख्या में प्रतिशत बता रहा हूं अभी। नीचे से दूसरे पे है भोपाल दक्षिण पश्चिम 40.18, तीसरे पे है भोपाल उत्तर 43, तो तीनों भोपाल, चौथा भी भोपाल का है नरेला 43.35, उसके बाद ग्वालियर 43.82, ग्वालियर ईस्ट। तो टॉप 3 बॉटम 3 ये आपके पास, ये हमने बता दिए, वेबसाइट पे भी डल गया है। तो इसके अलावा जो सुबह कुछ पूछा था हम आप लोगों ने कि कुछ कार्रवाइयों के बारे में सुबह पूछा था कि रात भर में क्या हुआ और कैसा हुआ, तो कल जो विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां हुई उसमें लगभग 1,94,00,000 रुपए के मूल्य की सामग्रियों की जब्ती कल की गई थी रात में, जिसमें करीब 30 लाख नगद था। जो शराब थी उसकी वैल्यू करीब 70 लाख थी, 71 लाख, और जो फ्रीबीज कहते हैं, जो बांटने की सामग्री वगैरह होती है, उसका वैल्यू करीब 93 लाख था। तो कुल 1,94,00,000 था। और जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं वो 3,40,00,000 है, जिसके अलग अलग विवरण हैं कि नगद कितना है। नगद उसमें अगर आप नगद जैसे 40 करोड़ है, इस पूरी अवधि में नगद का अमाउंट 40 करोड़ है, मैं राउंड फिगर कह रहा हूं। लिकर की वैल्यू करीब 340 करोड़, अच्छा 340 करोड़, नगद 40 करोड़, जो शराब है वो करीब 65 करोड़, जो मादक पदार्थ हैं वो 17 करोड़, सोने चांदी जो कीमती धातुएं हैं वो 92 करोड़, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन की प्रेस वार्ता, उन्होंने आंकड़े दिए हैं। सबसे ज्यादा मतदान अगर फिलहाल की बात करें तो नीमच, शाजापुर और आगर में देखने को मिला है। सबसे कम भोपाल में मतदान हुआ है। लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आखिर का लगभग 1 घंटे का समय बाकी है जब मतदान के आंकड़े पूरी तरह से बदल जाएंगे और पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन स्वदेश न्यूज पर आपको मतदान से जुड़ी पल पल की अपडेट हम दिखा रहे हैं। सुबह से कवरेज जारी है, आगे और भी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी कवरेज के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।